नमस्ते स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह, मैं पढ़ाता हूँ लाइव ऑन एकेडमी पे। सो गाइस, दिस इज आवर आईआर इन द वर्ल्ड क्लास। सो गाइस, दिस इज आवर इंटरनेशनल रिलेशंस क्लास। सो एज यू नो, दिस क्लास इज गाइस जस्ट नॉट लिमिटेड टू द आईआर, ओके। सो ये ना समझें कि सिर्फ हम इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे पढ़ते हैं, बल्कि हम गाइस काफ़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। वट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड वी कवर दैट, ओके, इन अ डिटेल्ड मैनर। जहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं है ज़रूरत, वहाँ पे हम ऊपर से पढ़ते हैं। तो दैट्स यूएसपी ऑफ आवर क्लासेस दैट यू नो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड यू आर बीइंग इन टच, ओके, रिवाइजिंग रेगुलरली, स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग ऑल्सो गाइज, इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई, ओके, ये मेरा प्रोग्राम है सिक्योर प्रीलिम्स, जो फ्री प्रोग्राम ही है, अकेडमी की ऐप पे होता है। मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस करते हैं हम, जीएस के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इसमें आप ज़रूर पार्ट लें। कल है इसकी क्लास 3 बजे, ऑल राइट। तो मंडे टू फ्राइडे 3 बजे इसकी क्लास होती है। सिक्योर प्रीलिम्स के नाम से ये इनिशिएटिव होता है अन अकेडमी की ऐप पे। बच्चों, ऐप पे क्लासेस करने के बहुत सारे फायदे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब तक अगर आप अन अकेडमी की ऐप पे नहीं आए हो तो आपको अन अकेडमी की ऐप पे आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्लासेस करनी चाहिए वहाँ पे जो भी चल रही है। इस कोड से आप मेरी ही नहीं बल्कि सारे एजुकेटर्स की सारी स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती है यूट्यूब की तरह, लेकिन वो सिर्फ अन अकेडमी की वेबसाइट पे होती है, वो सारी अटेंड कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट, ओके, गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। तो वजह 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है, वो इकोनॉमिकली भी किफ़ायती है और एकेडमिक पर्पज से भी इट्स ओके श्योर दैट इतना समय जो है आपको चाहिए इस चीज़ के लिए। सो यूज माई कोड गाइज एंड गेट ऑल दीज बेनिफिट एक्स्ट्रा ओवर व्हाट अन अकेडमी इज गिविंग यू। उसके ऊपर जो है आपको ये सारे बेनिफिट्स जो हैं मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो शेयर और लाइक कर दीजिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू अश्वनी, स्वाति, ओके, सचिन। सो गाइस, डू लाइक एंड शेयर द क्लास वंस। लेट्स मूव टू द क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहली जो इशू है आज का, ओके, आईआर इन द वर्ल्ड में आपको पता होगा बच्चों, पिछले जो है 2020 से मैं जो है करंट अफेयर्स कर रहा हूँ कवर। जनवरी 2020 से जो है करंट अफेयर्स कर रहे हैं कवर, आज तक का इसमें करेंगे, मतलब पूरा मिक्स रहता है, ऐसा नहीं कोई तो हो सकता है कोई पुराना भी शो, लेकिन जो भी इशू जो है इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर जा रहे हैं। 2020 यानी कि 1.5 साल हो गया लगभग जनवरी 2020 में, तो उतना सफिशिएंट है करंट अफेयर्स करना मेरे हिसाब से, ओके। सो बच्चों, इसी समय के दौरान ये इंडेक्स भी आया, ठीक है, दिस नोन एज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ओके। सो 2020 में गाइस दिस इंडेक्स केम, ओके। और बच्चों, यहाँ पे इंडिया को जो है एक बहुत ही गलत या बहुत ही बेकार रैंक पे इंडिया ने परफॉर्म किया। 8th है बच्चों ग्लोबली हम टेररिज्म से प्रभावित देशों के अंदर। पिछले साल तक हम 7th पोजीशन पे थे, ठीक है, तो अब थोड़ी बढ़ोतरी हुई कि चलो 8th पे चले गए हम लोग, एक स्टेप नीचे चले गए, लेकिन फिर भी बच्चों दिस इज नॉट अ डिसेंट नंबर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट हैम्पर्स अदर थिंग्स ऑल्सो, ओके। अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया को ऐसा लास्ट टाइम एक बार तो बहुत ही हमारी वाहियात रैंक आ गई थी, अफगानिस्तान इराक के बाद जो है हमको ही डाल दिया था, तब इंडिया ने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था कि यार इतना भी हम टेररिज्म माना, हम टेररिज्म से अफेक्टेड है, बट इतने भी नहीं है कि आप जो है हमारे को इतनी घटिया रैंक दे रहे हो। तो अभी बच्चों कोई खास रैंक नहीं आई है, लेकिन जो भी है वो 8th रैंक हमको मिली है इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 वाले में, ठीक है। ये इंडेक्स जो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है,
ओके, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है वो निकालता है, ठीक है। जीटीए रिपोर्ट्स जो ये इंस्टीट्यूट है आपका जो है ये ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस। ओके, इस टेररिज्म को लेके बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, यूनाइटेड नेशन का एक सिंगल कन्वेंशन नहीं है टेररिज्म से लड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक पूरी जो दुनिया है वो एक मत ही नहीं हो पाई है कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। जिसका एक रीसेंट एग्जांपल और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तालिबान को आप या कोई या मैं या काफी लोग जो एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मानते हैं, ठीक है, इस बात सही है। ग्लोबल कन्वेंशन की बच्चों यहाँ पे जो है एक ग्लोबल ट्रीटी हमारे पास कोई नहीं है, यूनाइटेड नेशन यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वर्ल्ड इज नॉट यूनाइटेड ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। ओके, सो इट इज स्टिल वेगली डिफाइंड। ओके, वेग डेफिनेशन है इसकी। तो बच्चों ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस, ठीक है, और कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, स्टार्ट एक यूनिवर्सिटी का एक मैरीलैंड न्यूयॉर्क में ये यूनिवर्सिटी है, इससे जो डाटा लेके ये इंडेक्स निकला जाता है, डाटा जो है यहां से लिया जाता है और भी कई चीजों से लिया जाता होगा, ठीक है। तो जो पिछली बार इंडिया 7th पोजीशन पे था, 2019 में हम जो है वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे थे, 19th में, और 2020 में हमारी जो पोजीशन है वो 8th पोजीशन हो गई है, 8th पोजीशन। ऑलराइट, दिस इज द थिंग, ठीक है। हमारे से ऊपर बच्चों सिर्फ अफगानिस्तान, इराक, आपके पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान और सोमालिया, बस यही है हमारे से ऊपर। इनके बाद हमारे ही नंबर है। तो आप देख सकते हो कि जो है बहुत ही खराब हालत है। इवन नेशंस लाइक बांग्लादेश से भी जो है हमारे में टेररिज्म का खतरा है। बांग्लादेश की 33 रैंक है यहाँ पे, ठीक है, और श्रीलंका की 20th है, 27th है, नेपाल की बच्चों हमारी लेकिन बहुत ही ज्यादा यार पुअर रैंक है यहाँ पे, दैट इज द 8th रैंक इंडिया की, सो दैट इज नॉट गुड ऑब्वियसली। ओके, सो वर्स्ट परफॉर्मिंग है। तो बच्चों यहाँ पे देख के आपको ये भी एक लग रहा होगा कि गाइस साउथ एशिया गाइस दुनिया में टेररिज्म का एक थ्राइविंग हॉटस्पॉट बन गया है, एक शिकार बन गया है, एक एक आपके एक एरिया बन गया है, रीजन बन गया है जो कि टेररिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि आप देख लीजिए टॉप देश जो है यहीं पे हैं, पाकिस्तान भी यहीं है साउथ एशिया में, इंडिया भी यहीं है, अफगानिस्तान भी यही है आपका, समझ रहे हो। तो ये इलाका जो है बच्चों, और अब जो है तालिबान के आने के बाद तो शायद हो सकता है हमारी रैंक नेक्स्ट ईयर और जो है कम हो जाए, 6-7 पे भी पहुंच सकते हैं हम, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये सारी बातें हैं। सो इन सब देशों के बाद जो है इंडिया का नंबर है बच्चों। लीस्ट टेररिज्म से प्रभावित जो देश है वो भी इत्तेफाक से साउथ एशिया में ही है, दैट इज आर बेस्ट फ्रेंड, ओके, दैट इज भूटान। तो बच्चों भूटान को जो है 0 है, मतलब कोई टेररिज्म नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे वर्स्ट देश भी साउथ एशिया में है, अफगानिस्तान नंबर 1 पे है, जिसमें कि तालिबान के आने से पहले का है वो, तो अभी है, ठीक है, तालिबान के आने से पहले का है ये, अभी तो ओके तालिबान आ गया तो अब तो अफगानिस्तान आप जानते ही हो। ऑलराइट, तो जो भूटान जो है लास्ट पे है, 155 पे है। तो बच्चों टेररिज्म का इंडेक्स है जिससे आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली एग्जाम में आप इसको यूज भी कर सकते हो अपने कई आंसर्स में, GS 1 2 3 4 में भी यूज कर सकते हो आप, ऐसे में भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों इस घटिया रैंक से क्या मतलब है, इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। यूपीएससी आपसे ये पूछेगी, यूपीएससी आपसे इतना मेंस में सवाल पूछेगी कि ठीक है हमारी इतनी रैंक आई है, वो रैंक भी आपको बता देगी मेंस में कि घटिया रैंक आई है, तो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ अपना दिमाग के घोड़े जो हैं दौड़ाएं आप, और जो है इसको रिलेट करेंगे कैसे जो है रैंक इफेक्ट कर सकती है, कैसे ये हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट बच्चों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, जिसपे सवाल आ भी चुका है आपके, वो भी जब ये इंडेक्स निकलता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो बच्चों ये इंडेक्स जब बनता है तो वो लोग देखते हैं कि टेररिज्म पे देश का क्या कहां पे है वो। तो डायरेक्टली जो टेररिज्म है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट कर रहा है, हमारे सॉफ्ट पावर को जो है अंडरमाइन कर रहा है, हमारी मिलिट्री और जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं उनके पावर को जो है चैलेंज कर रहा है। तो इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है, इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो ऐसे आप जो है इसको लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बच्चों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, काफी पुराना हो गया वैसे तो, काफी पुराना हो गया, आपको पता ही होगा, दिल्ली में जो रहते हैं उनको तो खास तौर पे पता ही होगा। चॉइस हमारी जो पुरानी पूरी पार्लियामेंट है, हमारा जो पूरा सेक्रेटेरिएट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ बेसिकली सीट है दिल्ली के अंदर रायसना हिल्स पे, ठीक है, जो हमारा
राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे रायसाना हिल्स पे बच्चों, एक एलिवेटेड पार्ट है वो दिल्ली का, रायसाना हिल, वहां पे ये सब चीजें क्या है बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नक्शा है। वैसे मैं आर्किटेक्ट, आई एम नॉट आर्किटेक्ट बट स्टिल आई कैन मेक द थिंग फॉर यू। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, राजपथ ये है आपका पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया गेट है। ठीक है, ये आपका इंडिया गेट है बच्चों। यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे आपका साउथ ब्लॉक है, यहीं पे सारी मंत्रालयों के, ये साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, ये राष्ट्रपति भवन है। ऑलराइट, यहाँ पे आपकी परेड होती है वो। तो जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पे एक सर्किल है, ऐसे रोड यहाँ से जा रहा है यूं। वही जी, यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट का, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा धड़कन है, पूरा हिंदुस्तान जो है इस जगह से चलता है। तो बच्चों यहीं पे आसपास जो है पार्लियामेंट भी है हमारी, जो गोल वाली जो पार्लियामेंट है। ओके, अब जो नई वाली बन रही है वो थोड़ा ट्राइंगल टाइप है, तो वो पार्लियामेंट भी है। ऑलराइट, तो बच्चों बहुत पुरानी हो गई, अंग्रेजों ने बनाया था ये सब, ये अब टाइम हो गया, अब जो है पार्लियामेंट को अपडेट करना है। पुरानी बिल्डिंग हो गई, जगह भी नहीं वहां पे। अब जब नई डिलिमिटेशन कमीशन आएगी, जब 2025 के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है और बढ़ेगी, क्योंकि आबादी जो है और बढ़ रही है, आबादी और बढ़ रही है, तो एमपीज ज्यादा होंगे, लोकसभा राज्यसभा में लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो बैठने की जगह उनको चाहिए, बैठने की जगह चाहिए। तो बच्चों पुरानी वाली तो अंग्रेजों के हिसाब से बनी थी, उसमें इतनी जगह भी नहीं है। और आजकल आपको पता है सब कुछ, इंटरनेट का केबल भी चाहिए और कई सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं, और बता रहे हैं इसमें एक सीक्रेट रास्ता भी होगा जहां से प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वहां से सीधे ही वो है, प्राइम मिनिस्टर हमारे घर से ही नीचे जाएंगे सुरंग में और सीधे ही वो जो है यहीं निकलेंगे अंदर, इसके ऐसा भी सुना है। आई डोंट नो हाउ मच इज राइट। तो बच्चों पूरा जो है हटके नया बन रहा है, ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में पिक्चर दिख रही है, तो बच्चों ये पीछे आपको जो दिख रहा है हमारी पुरानी पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हमारी नई पार्लियामेंट है। ओके, ये नई पार्लियामेंट बनी है। ओके, तो सुभाष पटेल, कौन से, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पटेल है उनका सरनेम, वो आर्किटेक्ट है। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट, ऑफिसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज, वो सारे के सारे जो है नए बनेंगे। पार्लियामेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि नया बनेगा। तो ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सेंट्रल विस्टा ही पार्लियामेंट है। बच्चों सेंट्रल विस्टा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ब्लॉक का ऑफिस, साउथ ब्लॉक, मिनिस्ट्रीज, पीएमओ, सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट, म्यूजियम, कई पुराने आर्काइव जहां पे रखे हैं वो सब बदलेंगे, नए बनेंगे। उसका एक पार्ट है छोटा सा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी जो भी नहीं बनेगी। तो जो पुरानी बिल्डिंग को हम पीछे रख रहे हैं इंटैक्ट, उसको हम नहीं रख रहे हैं, तोड़ाफोड़ी नहीं कर रहे उसकी, उसे एक हेरिटेज वैल्यू समझ के वी आर कीपिंग इट इंटैक्ट। मे बी लेटर ऑन इट कैन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम और समथिंग लाइक दैट। नई जो है बच्चों पार्लियामेंट इस तरह की होगी, जैसे पीछे आपको दिख रही है। टाटा कंस्ट्रक्शन को गाइस ये टेंडर दे दिया गया है, तो टाटा कंस्ट्रक्शन बच्चों हमारी पार्लियामेंट बना रहा है। भारत जो है दूसरे देशों में भी पार्लियामेंट बना चुका है। आपको याद ही होगा, आपको अफगानिस्तान में आपको बताया था कि इंडिया ने जो है पार्लियामेंट बना ली है, बाकी पार्लियामेंट हम नहीं बनाई है। ओके, सो इंडिया की पार्लियामेंट कौन बना रहा है गाइस? टाटा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सब कुछ आ गया है ये आपके लिए। ऑलराइट, यार लाइव क्लास है मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड नहीं है। के यार। ओके, सो गुड आफ्टरनून इश्ता, अश्वनी, ओके, सचिन, विनोद। ठीक है, सो इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो जो 3 किलोमीटर स्ट्रेच जो है ये न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, मैंने आपको बताया ये जो है इंडिया गेट तक ये पूरा उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर देगा। पार्लियामेंट, कई सारी चीजें आ गई इसमें। ठीक है, तो जो रीडेवलपमेंट क्यों नीडेड है यार, इसके बहुत सारे रीजन है बच्चों। पुरानी हो गई है बिल्डिंगें, ठीक है, जगह नहीं है। अगर आप कभी गए भी हो वहां पे, वैसा काम नहीं पड़ा होगा, कभी गए होगे, मैं गया हुआ हूँ, तो पार्किंग नहीं मिलती है वहाँ पे। बहुत हाई फाई लोग आते हैं, वीआईपी, उनको भी पार्किंग नहीं मिलती, तो अपने जैसों को तो क्या मिलेगी। तो जरूरत थी मतलब इसकी। ठीक है, बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है इसमें। ओके, काफी सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इसका, ये कि कोविड के टाइम पे सरकार को करना तो कुछ और चाहिए और सरकार जो है भाई बिल्डिंगें बना रही है नई। तो गाइस एनीवेज बच्चों, कोविड का नहीं पता था, कोविड सडनली आ गया। ठीक है, तो बच्चों 2022 तक का टारगेट दिया है इसमें, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का बन जाएगी हमारी। 2022 में भारत को आजाद हुए 75 साल भी हो जाएंगे, तो 75वें साल की वर्षगांठ में, एनिवर्सरी में, वी विल हैव अ न्यू पार्लियामेंट वेयर द मीटिंग्स, पार्लियामेंट का वैसे बच्चों यूज तो है नहीं कुछ। हो गए, आपको पता ही है डिबेट्स डिस्कशन की जो हालत है कितनी खराब हो गई है। कोई डिबेट नहीं हो रहे हैं, कोई बिल पास हो जाते हैं बिना डिबेट के। ओके,
तो लोएस्ट बच्चों अब तक का लोएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी आ रही है पार्लियामेंट की। ये जो गवर्नमेंट है 2019 में जो सरकार बनी है, इस सरकार के समय पे पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिव है बहुत ज्यादा गिर गई है। ठीक है, सेशंस ही नहीं हो रहे हैं। आपको पता ही है अभी हंगा तुड़ंगा हुआ था थोड़े दिनों पहले पार्लियामेंट के अंदर। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। सो काम है पार्लियामेंट का, वो कर नहीं रही है वो। एनीवेज गाइस, वी होप दैट द फ्यूचर MPs, MLA and the government is more seriously taking up the things which should be taken for discussion। ठीक है, तो जो पार्किंग से लेके बिल्डिंग तक सब कुछ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेक्रेटेरिएट वगैरह सब कुछ बन जाएगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है। आप भी बच्चों जब अगर IAS बन गए और आप जो है सेंट्रल डेपुटेशन पे हो, यानी कि IAS आपको पता है दोनों को सर्व करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंटर को भी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करोगे तो आपका ऑफिस भी जो है नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में होगा, मिनिस्ट्रीज के अंडर वेरियस। ठीक है, IFS YFS सब यहीं बैठते हैं। ठीक है, सो ये सबको बच्चों डिस्ट्रॉय करा जा रहा है और जो है काफी कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय भी करा जाएगा। शास्त्री भवन जैसे है, किसान भवन है, इनको जो है डिस्ट्रॉय भी करा जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है उनको म्यूजियम वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। गाइस हियर इज इन अ नटशेल। ओके, ये आप एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे नटशेल में आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। TY का ये स्लाइड है। सो ये इस तरह की डिजाइन है। इसके पीछे गोल्ड डिजाइन जो है हमारा पुराना है, नया वाला है पेंटागन टाइप लग रहा है मेरे को, पेंटागन जैसा है ये इसका डिजाइन। ठीक है, तो जो 4 मंजिला इमारत होगी, 64,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रोवाइड करेगी। तो 1200 MPs, तो आज बच्चों कितने हो गए? 550 लोकसभा के, 250 हो गए राज्यसभा के। ठीक है, तो 600 700 800 की है। तो बच्चों ये जो पार्लियामेंट है 1200 MPs बैठ सकते हैं। 1000 करोड़ रुपए कॉस्ट आ रही है, 2022 तक कंप्लीट होने का टारगेट है इसका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। टाटा प्रोजेक्ट्स ने जो है कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है और टाटा प्रोजेक्ट जो है ये पार्लियामेंट बनाएगा अपने लिए। ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा इसमें, एक म्यूजियम टाइप दिखाने के लिए कि जो है हमारा संविधान कितनी मुश्किलों से बना। लाउंज जोन्स भी होगा बच्चों MPs के लिए। ठीक है, आराम से, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ओके, लाइब्रेरी भी होगी, जो बेचारे कुछ पढ़े लिखे पहुंच जाते हैं वहां पे उनके लिए। तो मल्टी कमिटी होगी बच्चों, डाइनिंग एरिया होगा, एम्पल पार्किंग स्पेस होगी, कोई प्रॉब्लम ना हो पार्किंग का किसी को भी। तो गाइस दिस इज द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एंड new parliament is a part of the Central Vista project. Don't think that the Central Vista project is itself the new parliament. The new parliament is just a part of the Central Vista project. There are many other things also in the Central Vista project. Let's go to the next news. ठीक है, ये बच्चों न्यूज थोड़ी पुरानी है, अप्रैल 2020 की न्यूज हो गई है। ठीक है, सो इस ट्रम्प साहब जो है काफी कुछ जो है गड़बड़ कर गए हैं जाने से पहले। ठीक है, आपके कोविड का तोहफा दे गए बिडेन साहब को, तालिबान दे गए गिफ्ट में साथ में। ठीक है, पेरिस और जो है काफी कई चीजें गड़बड़ करके पेरिस एग्रीमेंट में। तो बच्चों ऐसी एक गड़बड़ कर दी थी ट्रम्प साहब ने। बच्चों ट्रम्प साहब जब USA के प्रेसिडेंट थे तो ग्रीनलैंड, ओके, जो ग्रीनलैंड बच्चों डेनमार्क का यार इलाका है। ठीक है, डेनमार्क एक छोटा सा देश है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, जो ग्रीनलैंड इज द रीजन अंडर द ग्रीनलैंड इज अ रीजन अंडर डेनमार्क। तो बच्चों यहाँ पे ट्रम्प साहब ने जो है अपने लिए कुछ ज्यादा ही जो है बात यहाँ पे बढ़ चढ़ के बोल दी कि जो है द USA वांट्स टू गिव फाइनेंशियल एड टू द ग्रीनलैंड, और जो है वहां पे अपना एक अलग से कंसुलेट भी खोलेगी, यानी कि एक अलग से एम्बेसी भी खोलना चाहता है USA। तो डेनमार्क बच्चों से बहुत ज्यादा तिलमिला उठा कि यार हमारा पार्ट है देश का। ओके, मान लीजिए भारत का कोई स्टेट है मध्य प्रदेश, तो USA बोल दे मध्य प्रदेश के लिए कि मध्य प्रदेश को जो है हम सहायता देंगे, पैसे देंगे, डायरेक्टली उसको बोल दे, और वहां पे एक एम्बेसी भी खोलेंगे। तो बच्चों ऑब्वियसली इंडिया को जो है प्रॉब्लम लग जाएगी। एक्चुअली गाइज ये जो इलाका है बच्चों, डेनमार्क जो है पहले ये आजाद इलाका हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जब कॉलोनिज्म का टाइम चला, जब कॉलोनिज्म हो रखा था, तो डेनमार्क ने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया। तो काफी समय तक जो है ये डेनमार्क की कॉलोनी बना रहा। फिर वर्ल्ड वॉर में उथल पुथल हुई कुछ, उसके बाद जो है जर्मनी के पास चला गया ये, बाद में दोबारा ये डेनमार्क को दे दिया गया। और डेनमार्क ने बच्चों काफी ऑटोनॉमी भी दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल और जो है बहुत प्रिमिटिव लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते भी नहीं यहाँ पे, तो बहुत ऑटोनॉमी दे रखी है यहाँ पे। तो USA ने सोचा क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और डेनमार्क को जो है अपने उसमें ले लूं। सो एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चों ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो आपका ये आपका अमेरिकाज है। ठीक है, ये आपका अमेरिकाज है, फ्लोरिडा है।
ठीक है। तो जो अमेरिका है, तो जो ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, एक तरह से कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसी का पार्ट है। ऑलराइट, सो ये एक और रीजन है। यही क्यों किया ट्रंप ने ऐसा, इसलिए क्या बच्चों, क्योंकि जो है ग्रीनलैंड पे जो है अभी ये एरिया बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कई बार गाइस, आगे फ्यूचर जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है आर्कटिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाइस कोई भी ट्रीटी नहीं है जो ग्रीनलैंड और आर्कटिक सर्किल में जो रिसोर्सेज हैं उनको सेफगार्ड करती हो। एंटार्क्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटार्क्टिक में पूरी दुनिया जो है एक ट्रीटी, एंटार्क्टिक ट्रीटी के तहत जो है एक मत हो चुकी है, कंसेंसस आ चुका है कि भाई एंटार्क्टिका में कोई भी रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, कोई भी वहां पे मिनरल खनन प्रक्रिया नहीं करेगा। ऑलराइट, तो ग्लोबल कॉमन डिक्लेयर हो चुका है एंटार्क्टिका एक तरह से। आर्कटिक बच्चों अभी तक जो है क्वेश्चन मार्क है, आर्कटिक में कोई नहीं है। और गाइस अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो है आइस वगैरह, आइस शेल्फ में पिघल रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं नीचे, ऑयल, गैस, पेट्रोल, रेयर अर्थ मेटल्स, उसी की कहानी है ग्रीनलैंड की, बताता हूँ आपको भी। तो उसके पीछे सब पागल हो रहे हैं, और बच्चों सारे देश यहाँ पे जो हैं आपके लिए इन सबको एक्सप्लॉइट करने के लिए अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। गाइस इंडिया जो एक इतना पैसिफिस्ट कंट्री है, हमें कोई मतलब नहीं दूर दराज के इलाकों में कोई हम वहां से जो है, तो बच्चों इंडिया ने भी एक पॉलिसी निकाल दी है, आर्कटिक पॉलिसी। अभी रिसेंटली आप पढ़ लेना उसको, मैं पढ़ा दूंगा कभी, ओके, पिछले साल ही निकाली है हमने, आर्कटिक पॉलिसी हमने निकाल दी है, जहां पे इंडिया ने भी बोल दिया है कि हम भी जो है अब जो है आर्कटिक में फ्यूचर में जो है एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, वहां पे जो है रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। हमने ये चाइना को देखी है, क्योंकि चाइना यहाँ पे ज्यादा गतिविधि कर रहा है, रशिया यहाँ पे ज्यादा गतिविधि कर रहा है, और गई इसलिए ट्रंप ने ये कदम उठाया चाइना और रशिया की एक्टिविटीज को देखते हुए, दैट दे आर गोइंग प्रोएक्टिव वेयर एंड दे आर ट्राइंग टू मैप द रिसोर्सेज, अपने जहाज वहाज वो यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो अमेरिका आपको पता है कदम जो है आगे रहना चाहता है। तो वो जो यूएसए ने अब जो है इस अपना जो उसका जो ओल्ड फ्रेंड है, यूरोप के सारे देश ही यूएसए के जो है ओल्ड फ्रेंड है, तो वो जो उसको बहुत ठेस पहुंच गई है, एंगर हो गया डेनमार्क को, ठीक है, क्योंकि एड देने की बात कर ली है, डायरेक्टली ग्रोथ करा जाएगा इस ऑटोनॉमस आइलैंड को, यूएसए अपने संरक्षण में लेना चाह रहा है डायरेक्टली। ओके, यूएसए इसको अपने संरक्षण में लेना चाह रहा है। ऑलराइट, तो बच्चों इसका रीजन जो है रशिया का जो है एग्रेसिव बिहेवियर को भी बताया जा रहा है, और चाइना का जो है वो जो प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स है उसको भी बताया जा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। ओके, तो बच्चों ये थोड़ा डेनमार्क का इतिहास है। डेनमार्क जो है बच्चों पहले कॉलोनी था, ग्रीनलैंड जो था डेनमार्क की कॉलोनी था, 1700 तक 1900 तक जो है कॉलोनी था। ओके, फिर उसने फुल कंट्रोल ले लिया, जैसे अंग्रेजों ने हमारा कंट्रोल ले लिया। उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ बच्चों। वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर ने जो मैसिव विक्ट्री हासिल कर ली थी पहले कुछ दिनों में, तब जो है उसने डेनमार्क को भी मिला लिया, और जो है आपके ग्रीनलैंड को तो अपने टेरिटरी में ले लिया बच्चों। फाइनली जो है डेनमार्क को आज़ादी मिल गई, वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया, और जो है डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दोनों को जो है, यानी कि ग्रीनलैंड को जो है आपके डेनमार्क को लौटा दिया गया 1945 के अंदर, ठीक है। इसके बाद बच्चों डेनिश सरकार ने उसको यार अपने देश का ही पार्ट समझकर उसमें काफी डेवलपमेंट किया, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, और बाद में जो है ऑटोनॉमी दे दी, रीजनल ऑटोनॉमी दे दी, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी। ओके, 1979 के अंदर, ठीक है। तो आज बच्चों ग्रीनलैंड का क्या स्टेटस ये है, पार्ट वो डेनमार्क का ही है, लेकिन काफी हद तक ऑटोनॉमस रीजन है वो। और बच्चों डेनमार्क जो है वहां का 2/3 बजट भी देता है, 2/3 जो बजट है, जो खर्चा है ग्रीनलैंड का, वो डेनमार्क ही उठाता है। ओके, तो एक तरह से डेनमार्क का ही पार्ट है टेक्निकली देखा जाए तो। फॉरेन अफेयर्स और उसका जो डिफेंस रिलेशंस हैं, जैसे भूटान हम देखते हैं फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस के जो बातचीत है, ऐसी वजह डेनमार्क के जो है ग्रीनलैंड के देखता है। तो ये प्रेजेंट स्टेटस है, ऑटोनॉमस स्टेटस है, ठीक है। तो यूएसए ने सोचा बच्चों क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए, और इस ऑटोनॉमस आइलैंड को जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क की टेरिटरी में आता है उसको यूएस की तरफ अलाइन कर लिया जाए। ओके, तो बच्चों यूएसए बच्चों पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, यूएसए को आदत हो गई है कि ये पैसा फेंको और खरीद लो, ठीक है। यूएसए को आदत हो गई, यूएसए बच्चों पहले भी कर चुका है ऐसे काम 2 बार। आपको दोनों जो है वाक्य बताना चाहता हूं, दोनों इंसिडेंसेस बताना चाहता हूं। ऑलराइट, यूएसए अब तक बच्चों 2 प्रेसिडेंट रहे हैं वहां के, ठीक है। आज आप अगर यूएसए का मैप देखो तो गाइस दिस इज द यूएसए's मैप। ओके, टू बी वेरी सिंपल, टू मेक इट वेरी सिंपल, तो बच्चों ये मेन यूएसए है, ठीक है, ये आपका यूएसए है, और ये आपका अलास्का है, ये भी यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है।
गाइस इसमें आज यूएसए हमें ऐसा दिखता है बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट जो है लुजियाना कहलाता है, लुसियाना कहलाता था एक समय पे। ये फ्रांस से यूएसए ने खरीद लिया था पैसे देके, बहुत ही कौड़ियों के भाव में। उसी तरह से बच्चों ये रशिया है यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये रशिया है। अलास्का को रशिया से खरीद लिया था जो है यूएसएसआर से, सॉरी उस समय जो रशिया ही था उस समय, बहुत पहले की बात है ये। तो बच्चों अलास्का को रशिया से खरीद लिया था और आज जो है अलास्का भी यूएसए का पार्ट है। और लुजियाना यानी कि सेंट्रल अमेरिका जो है, जहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स जो इलाका है जोग्राफिकल, वो इलाका पूरा जो है यूएसए ने फ्रांस से खरीद लिया था। तो यूएसए को आदत लग चुकी है कि पैसा दो और जो है ये जमीन जो है ले लो, खरीद लो, अपने कब्जे में ले लो उसको, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ऐसे दो प्रेसिडेंट हुए हैं यूएसए के अंदर। तो ट्रम्प जो है तीसरे प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगर वो जो है डेनमार्क को, अपने टेरिटरी को अपने देश में मिलाने में कामयाब हो जाते तो। ओके, बट ऑब्वियसली गाइस इट इज नॉट सो इजी। ओके, इट इज नॉट सो इजी। तो जो डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है उसने भयंकर गुस्सा आ गया उनको ये बात जब उन्हें पता चली कि यूएसए जो है ऐसी हरकतें कर रहा है, ट्रम्प जो है ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, ठीक है। सम पॉलिटिशियन स्टेप टू एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिंग स्टेप उन्होंने बताया, ठीक है। तो बच्चों डेनमार्क को भी पूरी खबर है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हो रही है, और जो है इसका मतलब ये नहीं कि डेनमार्क को ही परेशान करने लग जाएगा यूएसए। और ट्रम्प के डिसीजन को कॉलोनियल पॉलिसीज से रिलेट कर दिया। प्रेजेंट डे में ट्रम्प के डिसीजन को कॉलोनी की जो पॉलिसी होती थी, कॉलोनिज्म इंपीरियलिज्म से रिलेट कर दिया। ऑलराइट, सो बच्चों आपके बता रहा था मैं ऑलमोस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ड मैंने बता ही दिया। ओके, ये सब ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द यूएस वर्ल्ड व्यू, ठीक है। तो यूएसए बच्चों पहले भी ले सकता है। प्रेसिडेंट जो यूएसए के थे थॉमस जेफरसन, लुजियाना उन्होंने लिया था फ्रांस से 1803 के अंदर। ऑलराइट, थॉमस जेफरसन। एंड्रयू जॉनसन जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने अलास्का को खरीदा था रशिया से 1867। और बच्चों कौड़ियों के दाम पे रशिया ने यहाँ पे अलास्का को बेच दिया। उन्हें पता नहीं उन्होंने क्या करेंगे, बोला वैसे ही साइबेरिया इतना बड़ा है हमारा, कुछ भी नहीं है, बंजर इलाका है, ओके, सर्दी पड़ती खतरनाक। अलास्का भी वैसा ही था, अलास्का उन्होंने दे दिया ऐसे ही फ्री सा, आप फ्री ही समझ लो आप। ओके, लुजियाना भी ऐसे फ्री से में ही खरीद लिया उन्होंने। बाद में बच्चों जैसे रशिया ने अलास्का बेचा यूएसए को, तो यूएसए ने तुरंत वहां पे जैसे उन्होंने खरीदा उस तो वहां पे डिस्कवरी हो गई बहुत भयंकर के यार, अलास्का में तो बहुत ज्यादा बच्चों ऑयल रिजर्व्स, अब तक सबसे बड़े ऑयल, अब तक के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो आपको अलास्का के अंदर मिलेंगे। बच्चों यूएसए इतना स्मार्ट है कि यूएसए जो है अभी उसने वो ऑयल रिजर्व्स को खोलना चालू नहीं किया, अभी वो इंपोर्ट करता है ऑयल। अब खैर डोमेस्टिक प्रोड्यूस भी करने लग गया है वो, लेकिन आज से 15 साल पहले जब तक ऑयल की डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी और जो है फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह कुछ पता नहीं था। ओके, तो बच्चों यही थी यूएसए की पॉलिसी कि पहले सारे देशों का खत्म कर दो, कंज्यूम कर लो ऑयल, फिर अपना जो है जब सबका खत्म हो जाए फिर अपने वाले को खोल लो, ओके, फिर उसमें से खाओ और खिलाओ लोगों को, महंगे दाम पे बेचो, ठीक है। तो बच्चों अलास्का को इसके साथ बहुत ज्यादा गिफ्ट मिला यूएसए को, बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं वहां पे ऑयल और गैस के, ठीक है। तो बच्चों ऑब्वियसली अगर ट्रम्प साहब जो है इसको कामयाब हो जाते हैं इसको लेने में, तो ट्रम्प साहब थर्ड ऐसे प्रेसिडेंट बन जाते जिन्होंने यूएसए की टेरिटरी को इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली ट्रम्प अगर ऐसा कर देते तो उन्हें जो है वोट बैंक जो है बहुत ज्यादा जो है वो जो है उनको फायदा मिलता इसका। जो आपका वैसे भी पार्ट भी मैंने बताया कॉन्टिनेंट का, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है आपके ग्रीनलैंड, ठीक है। लेकिन बच्चों कल्चरली और वैसे अगर देखा जाए तो यूरोप से ज्यादा अलाइंड है ग्रीनलैंड, क्योंकि ये शुरू से जो है डेनमार्क के जो है उसमें रहा है। साथ साथ बच्चों डेनमार्क में भी यही बात है कि भयंकर गाइस यहाँ पे जो है रिसोर्सेज हैं, ऑयल गैस पेट्रोल वगैरह, आयरन मेटल्स वगैरह, तो हर जगह मिलता है बच्चों। यहाँ पे अपने को मिलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, और बच्चों यही यूएसए को चाहिए, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स। बच्चों रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे। ओके सो भाई रेयर अर्थ मेटल बच्चों 17 तरह के ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल बच्चों 17 टाइप के मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ओके, जो कि बहुत ही रेयर हैं। रेयर मतलब आसानी से मिलते नहीं है, आसानी से बच्चों मिलते नहीं है, तो मतलब इसको ढूंढना और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब गाइस क्या काम आते हैं ये 17 एलिमेंट बच्चों? ये अभी आज जो प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट हो गया,
ओके, बेसिकली उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। और बच्चों जान के आपको दुख होगा कि चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर जो है, सबसे बड़ा सप्लायर, और जिसके पास सबसे ज्यादा बच्चों, इसीलिए चाइना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे कर रहा है, क्योंकि सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो उसी के पास हैं, वहीं पे मिलते हैं। इवन जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ओके, फॉक्सकॉन जो कंपनी है, आपके आईफोन हो गया, कोई सारी चिप्स जो बनाती है, ये सब जो है रेयर अर्थ मेटल जो है चाइना से लेती है। ओके, तो बच्चों एक बार जापान और चाइना की क्या लड़ाई भी हो गई थी, ठीक है, जापान और चाइना की लड़ाई हो गई थी, आपस में उनके तनाव चलता रहता है, रिलेशंस जो है टेंस्ड है। इंडिया और चाइना का जो सीन है वही जापान और चाइना का सीन है। हमारे से भी गंदा रिलेशन है चाइना और जापान का, क्योंकि जापान ने हिस्टोरिकली चाइनीज को बहुत मारा भी है और वहां पे ऑक्यूपेशन भी किया है, ठीक है। तो जो ऐसे लड़ाई हुई एक बार जापान और चाइना की, तो चाइना ने बंद कर दिया रेयर अर्थ मेटल देना जापान को, कि ठीक है लड़ाई कर लो तुम, हम तुमको देंगे ही नहीं। बच्चों इससे जापान, आपको पता है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वहां पे यार, वो पूरी हिल गई वो, ठीक है। तो जो ये होती है, मतलब आप समझ रहे हो, जियोलॉजिकल एसेट, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को, जो आपकी पूरी जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। तो गाइस, और आपको पता है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट जो रिजर्व्स हैं दुनिया में वो इंडिया में है रेयर अर्थ मेटल के। लेकिन बच्चों सेकंड लार्जेस्ट हमारा बहुत छोटा है चाइना के आगे, क्योंकि 97% तो चाइना के पास ही है, और वो नंबर 1 है यहाँ पे। ओके, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है ऊपर से इसको निकालने की, इसको हार्नेस करने की, इसको रिफाइन करने की, एवरीथिंग। ओके, here guys, USA wants to take a lead, and if it has the Greenland, it also has all the rare earth metals. Okay, so rare earth metals are बच्चों इलेक्ट्रिक कार्स, मोबाइल फोन, सर्किट्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। चाइना लार्जेस्ट सप्लायर है दुनिया का, कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो अगर एक्विजिशन कर लेगा यूएसए ग्रीनलैंड का, तो उसे सब कुछ ये मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ऑयल और गैस तो मिलेगा ही फ्री में साथ के साथ, ठीक है। तो बहुत कंसुलेट उसने खोल ही दिया है ग्रीनलैंड में, आफ्टर 7 दशकों के बाद, 70 ईयर्स के बाद बच्चों कॉन्सुलेट खोला है यूएसए ने, इसी के इलाके की डेनमार्क में, सॉरी ग्रीनलैंड में, उसका जो फुटप्रिंट है बढ़ाया जा सके। इसको एक बच्चों काउंटर भी माना जा रहा है, रशिया और चाइना जो है वो भी इस रीजन में है, काफी एक्टिव हो रहे हैं, तो यूएसए को भी एक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। रशिया जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है बढ़ा रहा है आर्कटिक के अंदर, तो उसको काउंटर करना जरूरी है, और यूएसए उसी के हिसाब से चल रहा है। चाइना भी अपने जो है इकोनॉमिक जो है इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा है। तीसरी बच्चों जरूरत यहाँ पे यूएसए को ये बहाना मिल गया है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसमें बच्चों दुनिया की कुछ सबसे बड़ी, ठीक है, कुछ दुनिया की सबसे कुछ बड़ी जो है आइस शीट्स जो है, ग्लेशियर जो है ग्रीनलैंड में है। तो यूएसए को एक ये कहने का बहाना मिल गया कि भाई हमें जो है बचाना है ग्रीनलैंड की बर्फ को पिघलने से, उससे सबका जो है नुकसान होगा, तो इसलिए जो है हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो गाइस आई होप इट इज क्लियर। एनी प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग, यू कैन आस्क। ओके, आई एम गुड। आयशा हाउ आर यू? ओके, भावना गुड इवनिंग, ऋषभ, अलवीन, मनोज जोशी, ठीक है, ऑल राइट, सो वेलकम एवरीबॉडी। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, ऑल राइट, genuine problem. Sure, you can contact me also on Instagram Siddharth_UN। बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हो, Siddharth_UN मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो। गाइस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बच्चों पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, कौन निकालता है, कौन निकालता है? ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2016-17, मैं भी एग्जाम दे रहा था तब। ओके, सो 2016-17 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, बट पूछा जा चुका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बच्चों कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, ठीक है, वो आपके निकालती है ये इंडेक्स, ऑल राइट। दिस इंडेक्स इज लॉन्च बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सो रिमेंबर दैट, ठीक है। तो बच्चों इंटरनेशनल डे जो है 2 नवंबर को बच्चों ऑब्जर्व किया गया। ओके, इंडिया की रैंक बच्चों यहाँ पे अगेन वाहियात रैंक आई है हमारी, 142 रैंक आई है, जो कि बहुत ही खराब रैंक है। जैसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी हमारी 8th रैंक है, सबसे 8th, इसी तरह से सबसे नीचे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, ऑल राइट। प्रेस को जो है अब्यूज है, कई सारे बच्चों फैक्टर्स देखता है, खुले दिन दहाड़े जो है कई रिपोर्टर्स को हमारे मार दिया गया है। गौरी लंकेश का आपको केस पता होगा, बेंगलोर से लेडी थी, लेट 60s 50s में उनकी उम्र थी, तो अकेली बेचारी अपने घर पे ही शाम को, ठीक है, गाड़ी से उतरी, ठीक है, आप गूगल कर सकते हो उनको, बेंगलोर में दिन दहाड़े जो है शाम के टाइम अपने गाड़ी से उतर के अपने घर में घुस रही थी, और वो दिन दहाड़े 2 बाइकर्स जो हैं
खुले आम गोली मार के चले गए, ठीक है। सुजात बुखारी बच्चों इसी तरह से जो है आपके कश्मीर के अंदर जो है न्यूज जर्नलिस्ट थे, उनको भी बच्चों दिन दौड़ाए चौराहे पे गोली मार के चले गए। तो बच्चों यहाँ पे जो है इंडिया में काफी डिफिकल्ट है अगर आप जो है किसी भी कंजर्वेटिव इशू पे, ओके। तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खैर बहुत ही वहां पे हालत खराब है, तो हम भी बच्चों को खास वो नहीं है, बात हम करते हैं डेमोक्रेसी की, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्या हाल है यार, आप सबको पता है, मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहता, ठीक है। आप समझदार हो, आपको सबको पता है। तो बच्चों इसीलिए शायद अब मैं नहीं बोल रहा, ये इंडेक्स बोल रहा है कि 142 रैंक आई है हमारी, ऑलराइट। तो बच्चों कई सारे जो हैं जर्नलिस्ट को मार दिया गया है, आपको पता है यहाँ पे फ्रीडम भी नहीं है, फिर कई सारे न्यूसेंस और हैं, ओके। पेड न्यूज का न्यूसेंस है, कई सारे फेक न्यूज का न्यूसेंस चल रहा है, कई सारे इस पे मेंस में जो आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो बच्चों यूनाइटेड नेशंस ने 2 नवंबर को अपने जो है ओके जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, इसको जो है आपके इंटरनेशनल आपके डे बनाया इम्प्यूनिटी के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि प्रेस से रिलेट कर दिया 2 नवंबर को। बच्चों 2 नवंबर को आपके फ्रांस के 2 जर्नलिस्ट थे जिनको माली के अंदर जो है मार दिया गया था, ठीक है, उनको माली के अंदर मार दिया गया था 2 नवंबर 2013 की बात कर रहा हूं। उसी के उपलक्ष्य में बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन यूनाइटेड स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इट एज अ डे फॉर द जर्नलिस्ट, ओके। तो रेजोल्यूशन द मेंबर स्टेट्स टू इंप्लीमेंट मेजर्स काउंटरिंग ओके प्रेजेंट कल्चर इम्प्यूनिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए जो कि रिपोर्टर्स हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, प्रेस के लोग हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने बच्चों 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ओके, इसको जो है दिया। तो बच्चों इंडिया का जो है हाल अच्छा नहीं है, ओके। तो ये जो है एग्जाम्पल से कुछ कोट कर सकते हो। 142 रैंक आई है हमारी, ओके, आपके 142 रैंक है आपके 2020 के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली कोट इन योर पेपर 2, पेपर 3, ऐसे पेपर ऑल्सो, ओके, इन द एथिक्स ऑल्सो यू कैन राइट, ओके, तो नो इश्यूज, ओके। सो बच्चों अब मैं आपको एक इंटरनेशनल इशू एक ऐसा बताना चाहूंगा जो कि काफी पुराना है, इट्स अ वेरी ओल्ड इंटरनेशनल इशू। 2000 देखो बच्चों यार, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करनी है बच्चों, कुछ यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करो बच्चों, यूट्यूब पे भरोसे ना रहो यार, यहाँ पे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं मगर सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं करा जाएगा, आपको पता है। फिर मेंस का तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता, हम बात भी करते हैं एजुकेटर तो बच्चे ही नहीं आते हैं क्लासों में, ऑप्शनल का तो आपको पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने का मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आप एक एक्सपीरियंस जरूर ले सकते हो, कुछ टॉपिक्स अगर आप खुद तैयारी करोगे, टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहे, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं हो रहा वो ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे तैयारी मत करो, सब्सक्रिप्शन लो आराम से, मेरा कोड आप डाल सकते हो, पर्सनली आपको मेंटरिंग गाइडेंस मिलेगी सिड यूपीएससी, और मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप पे बच्चों जरूर जुड़ जाना मेरे, वहाँ पे सबकी पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगी, ओके। और वहीं पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैसेज में भी क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो पीडीएफ्स के लिए बच्चों, नोटिफिकेशंस के लिए, और बाकी जो क्लास बच्चों मेरी इधर उधर होती रहती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म्स पे, कोई दूसरे चैनल पे ओके ऐप के ऊपर, वो सारी जो है मिस नहीं होंगी आपसे। सो डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, ओके। आई हैव गिवन 5 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज, ओके, कॉन्सिक्यूटिवली बच्चों। मैं हमेशा प्रीलिम्स 5 बार मैंने क्लियर किया है, और इसका कारण मैं आप बहुत बच्चे पूछते हैं, वैसे बच्चों सिर्फ एक था, प्रैक्टिस मैं बहुत करता था, पढ़ता तो मैं बहुत ज़्यादा था ही, मेहनत तो मैं करता ही था, वो तो सबको करनी है, वो तो कोई बात करने की बात नहीं है, वो तो ऑब्वियसली यूपीएससी की आईएएस की तैयारी कर रहा है कोई यार, तो मेहनत तो ही। उसके बाद जो है स्ट्रैटेजी की बात आए तो मैं आपको प्रैक्टिस में बहुत करता था, ओके। सो यू ऑल्सो पुट द इक्वल एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिस, ओके। मेंस में रैंक मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम करी, दोनों रीजन मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में हर बार क्लियर किया, उसका कारण था कि बहुत प्रैक्टिस करता था, मेरे को मजा भी आता था यार एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने में और गोले टिक मारने में, और बाद में खुशी भी होती थी कि अच्छा 100 नंबर आ गए, 150 120 आए, 110 आ गए इस पेपर में, तो बहुत अच्छा भी लगता था। लिखने का बच्चों मुझे शुरू से यार मैं कमजोर था लिखने में, आपको क्लियरली बताता हूँ। आई वॉज नॉट, स्कूल में भी जो है टीचर कई बार मेरे कान खींच देते थे इंग्लिश वाले कि क्या ये केयरलेस मिस्टेक्स हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो जो स्टूपिडिटी के कारण जो है मैं सिलेक्शन होते रह गया, वरना मेरा भी जो रैंक में आज कहीं ना कहीं नाम होता, ठीक है। तो गाइस मैं पर्सनली बच्चों ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम थी लिखने को, राइटिंग को लेके, एक्सप्रेशन को लेके। नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं थी मेरी, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में मेरे 124 मार्क्स भी आए हुए हैं 200 में से, ठीक है। लेकिन लिखने में बच्चों नेचुरली मेरे में कमी भी थी, और मैंने उसको बचपन में भी ध्यान नहीं दिया, और मैंने यूपीएससी की तैयारी के टाइम भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। फाइनल में लिस्ट में नहीं आया, वरना मैं टॉप 100 में होता,
तो आप बच्चों ऐसी गलती ना करें, आप मेरे साथ जुड़ें डायरेक्टली, मेरी जो है गाइडेंस और मेंटरिंग में पढ़ें। बहुत कम कोड है आपको जो डायरेक्टली एजुकेटर जहाँ पे आपसे बात करके आपको डायरेक्टली टच में रहता है। सिड यूपीएससी इज वन सच कोड वेयर यू कैन गेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी एंड वी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट टुगेदर। ओके, तो दिस इज द थिंग। ठीक है बच्चों, तो अर्मेनिया जीनोसाइड की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो बच्चों अर्मेनिया का भी जो है न्यूज भी चल रही है काफी अर्मेनिया के बारे में। ओके, नगोर्नो काराबख गाइज 99% चांस है यूपीएससी इस बार या अगली बार इस एरिया का नाम पूछ सकता है आपसे, नकोर्नो काराबख। ठीक है, नगोर्नो काराबख। ओके, यूपीएससी ऐसे नाम पूछता रहता है, लोकेशन इंटरनेशनल लोकेशंस हर साल पूछता है ये एक सवाल, तो कई बार दो सवाल भी आए हैं इंटरनेशनल लोकेशन पे। नगोर्नो काराबख बच्चों अजरबैजान का एक हिस्सा है। ठीक है, ये अजरबैजान है, आपको बता देता हूं थोड़ी हिस्ट्री। ये आपका येलो कलर का दिख रहा है अर्मेनिया है, ये टर्की है। बच्चों अर्मेनिया के लोग रहते हैं नगोरो काराबख में, वहां पे एक वॉर टाइप छड़ा हुआ है और अब जो है अर्मेनिया और अजरबैजान डायरेक्टली वॉर टाइप सिचुएशन हो रखी है वहां पे, जो आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा। क्यों हो रखी है? क्योंकि बच्चों अर्मेनिया के लोग, जैसे हमारे लोग श्रीलंका में बैठे, तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका में रहते थे, उसकी वजह से भारत को लड़ना पड़ा। तो बच्चों ऐसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान लड़ाई की हालत हो रखी है, क्योंकि नगोर्नो काराबख है अजरबैजान में, लेकिन लोग वहां पे जो है रहते अर्मेनिया, एथनिसिटी जो है उनकी अर्मेनियन है। उसी प्रकार से बच्चों टर्की भी अर्मेनिया का जो है दुश्मन है, और क्या दुश्मनी इनकी, वही ये आर्टिकल है। ठीक है, वही ये आर्टिकल है। सो ये तो बच्चों प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। ओके, प्रेजेंट नगोर्नो काराबख का जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है। तीन कंट्री की बात करेंगे, मेजरली अर्मेनिया और टर्की की बात करेंगे। तो वो जो अर्मेनियाई लोगों पे जीनोसाइड करा था, मास किलिंग करी गई थी उनकी। ओके, टर्किश लोगों ने, टर्की के लोगों ने 20वीं शताब्दी के अंदर बेसिकली जो आपके वर्ल्ड वॉर के समय कह रहा हूं बच्चों, मास किलिंग करी थी ऑटोनम एम्पायर ने 1915 से लेके 1917 तक, 1915 से लेके 1917 तक लगभग 15 लाख अर्मेनियन को यहां पे मार दिया था। टर्की जब बना नहीं था तब ये ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, तो बच्चों 24 अप्रैल को अर्मेनियन जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे भी बनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस साल 105th एनिवर्सरी थी 2020 में, 105th एनिवर्सरी थी आपके अर्मेनियन जेनोसाइड की। ठीक है, 105th एनिवर्सरी थी। और बच्चों अर्मेनिया के लोग जो हैं, अर्मेनिया में तो रहते ही हैं, दुनिया भर में रहते हैं बच्चों, वो जस्टिस मांग रहे हैं। अब प्रेसिडेंट जो बिडेन आए हैं, जो बिडेन साहब, उनसे जस्टिस मांग रहे हैं कि आप डायरेक्टली जो है इसमें टर्की को पनिश कीजिए। टर्की बच्चों आपको पता है नेटो के अंदर आता है, आपके यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी जो है टर्की का अभी सही सेंसिटिव भी है, टर्की जो है रशिया के साथ ज्यादा बातचीत कर रहा है। तो ये डिमांड कर रहे हैं बच्चों अर्मेनियन जीनोसाइड को आप जस्टिस दो, आप जो है इंसाफ करो हमारे साथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मारा था हमारे को लोगों को, 15 लाख लोगों के लिए एक ये मुहिम है जो कि काफी सालों से छिड़ रही है। ठीक है, सो बच्चों शुरू से ही अर्मेनियंस के साथ बच्चों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इस रीजन के अंदर। इसे हम कहते हैं एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर हम इस रीजन को कहते हैं। इसको टर्की देश के नाम से भी जाना जाता है, इसको एनाटोलिया प्लेट्यू भी कहा जाता है। तीनों जगह, तीनों ही जो है इसके नाम है। ओके, सो बच्चों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है काफी ज्यादा आपके लिए वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ये सारा इलाका जो है ऑटोमन एम्पायर में आता था। और जो ऑटोमन एम्पायर था जर्मनी के साथ जो है मिलके उसने वर्ल्ड वॉर लड़ा, अलाइज के साथ में। अलाइज में कौन थे? रशिया वगैरह उस तरफ थे, जर्मनी ऑटोमन एम्पायर एक तरफ थे, जिसका अंजाम आपको पता है ऑटोनम एम्पायर आखिर में हार गया था। जब ऑटोनम एम्पायर बच्चों लड़ रहा था अलाइज पावर के साथ, यूएसए, रशिया, यूके के खिलाफ लड़ रहा था, तब ओके ऑटोमन एक मुस्लिम एम्पायर था। अर्मेनियंस बच्चों जो लोग थे ये क्रिश्चियंस थे, तो इनको लगता था ऑटोमन एम्पायर को कि क्रिश्चियंस ये है, ये इनका, ये रहते यहाँ है लेकिन ये रशिया के साथ है। ओके, जो बाद में इन्होंने खुली डिक्लेयर भी कर दिया था अर्मेनियन लोगों ने कि हाँ भाई हम तो रशिया के साथ है। तो बच्चों इनको खुला जो है बिल्कुल जो है इनका मैसेकर हुआ था। ठीक है, खुले तौर से इनको मारा गया था, 15 लाखों को बेचारों को मार दिया था। तो तब से जस्टिस अपना मांग रहे हैं। ठीक है, हामिदियन मैसेकर बच्चों बोला जाता है इसको। हेमेदियन मैसेकर बच्चों छोटा मैसेकर था, इतने बड़े लेवल पे नहीं होता। उसके बाद जो है खुले स्केल पे इनको मारा गया जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है चालू हो गया था। ओके, सो प्रिल्यूड था एक तरह से, ये जो मेन मैसेकर होने वाला था बच्चों, जो उस टाइम खलीफा हुआ करते थे, तो खलीफा ने जो है इनके खिलाफ बात कर दी आपके लिए कि इनको जो है खत्म करना है, थ्रेट है नेशन के लिए। ठीक है,
क्रिश्चियंस हैं, थ्रेट है, इनको मारो क्योंकि ये जो रशिया के साथ हैं और ये जो है फूट डाल रहे हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये आपके अन्कारा है, ओके, इस्तांबुल है, टर्की का मैप है। तो बच्चों गोले जितने बड़े बड़े हैं वहां पे उतना ही ज्यादा किलिंग्स हुई हुई है, ठीक है। जितने बड़े गोले जहां पे हैं उतनी ही बड़ी किलिंग्स हुई है, उतने ही ज्यादा आर्मेनियन को मारा गया था, ओके। और यहां से ये लोग जगह जगह छोड़ छोड़ के भागे थे, ठीक है। तो बच्चों ये फिर कहां भागे? अर्मेनिया। आज जो अर्मेनिया का आज जो अर्मेनिया का बच्चों देश है, ये आज जो अर्मेनिया बन गया बाद में, इसी जगह पे ज्यादा भागे और जो है कई और दुनिया के और कोनों में चले गए। तो ऐसे गाइस इनका जेनोसाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो है टर्की के अंदर जो है एक डेमोक्रेटिक सरकार आ गई, जो यंग टर्क्स थे उन्होंने पावर टेक ओवर कर लिया, खिलाफत को जो है खत्म कर दिया, जो कैलिफेट था, सॉरी जो कैलिफ सिस्टम था उसको खत्म कर लिया, और जो टर्की जो है एक डेमोक्रेटिक देश जो है बन के उभर गया। लेकिन बच्चों जो नए टर्क्स आए थे, ये जो नए जो रूलर्स आए थे, इनका भी जल्द ही जो है अर्मेनियन के साथ वही जो है, आप गवर्नेंस बदल दो उससे कुछ भी नहीं होता, आप डेमोक्रेसी से उससे चले जाओ उससे कुछ नहीं होता, लोग वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, इश्यूज वही हैं। तो बच्चों इनको जल्द ही यहाँ पे भी तनाव में जो है माहौल हो गया, ठीक है। और इन्होंने भी जो नए टर्क्स आए थे जिन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार बनाई थी, इन्होंने भी जो है अर्मेनियंस के साथ जो है इक्वालिटी या किसी भी तरह की बातचीत नहीं करी, टॉलरेंट नहीं रहे, और वही अत्याचार जो है उनपे चलते रहे, ओके। इसका बच्चों जस्टिस मांग रहे हैं यही लोग, ऑलराइट। तो बच्चों यही सारी बातें लिखी हुई है आपकी यहाँ पे, ओके। सो बच्चों ऑफिशियल डिक्री ये इस चीज को बच्चों एक और बनाता है कि अप्रैल 24 1915, ये तारीख गाइस याद रखें, ओके। अप्रैल 24 1915 को ऑटोमन तुर्किश सरकार ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया था कि जाइए और इनको खत्म करिए, कोरोना वायरस है यहाँ के, इनको जो है खत्म करिए। और बच्चों एक ऑफिशियल डिग्री, मतलब एक ऑफिशियल गवर्नमेंट, एक ऑफिशियल ओके एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक डिसीजन दे दे इस तरह का कि इनको जो है नरसंहार किया जाए, जेनोसाइड किया जाए, मारा जाए इनको, रूल ऑफ लॉ के एकदम अगेंस्ट है वो, ओके। बच्चों मारा चालू होगा, इसी के साथ हुआ था स्टार्ट ऑफ द अर्मेनियन जेनोसाइड, ठीक है। तो बच्चों हजारों किलोमीटर तक कई लोग बेचारे बच्चे बूढ़े जो है भाग गए छोड़ के, और ये जो भागे फिर इस तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो आप जो है सीरिया वीरिया है, अरेबिया है, रेगिस्तानी इलाका है। तो बच्चों बेचारे मैनी तो कई लोग तो जो है रास्ते में ही बेचारे मर गए, कईयों को पकड़ लिया गया, गुलाम बना लिया गया, सीरिया इराक के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा है, ओके, यहाँ पे अत्याचार हुआ। इवन गाइस ओके ऐसी स्टोरीज भी है कि ब्लैक सी में बच्चों जिंदा ही इनको जो है फेंक दिया गया था, ओके, सीधा है मास ड्राउनिंग कर दी गई इंटेंशनली, ठीक है। गांव वाँव इनके जला दिए गए, गांव से भागे तो इनको पकड़ पकड़ के जो है ब्लैक सी में डाल के जिंदा ही डुबो दिया गया। तो ये भी स्टोरी है, ब्लैक सी यहाँ पे पास में ही है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में डाल के इनको डुबो दिया गया, ठीक है। तो बच्चों क्या अब टर्की की सरकार जो है वो इस बात को मानती है, क्या वो अपनी गलती मानती है? ऑब्वियसली बच्चों गलती मान ली जाए तो फिर बड़प्पन कहलाता है वो बहुत बड़ा, लेकिन बड़प्पन जो है सब में होता नहीं है, ओके। सो गाइस टर्की की जो गवर्नमेंट है बच्चों क्लियरली मना करती है कि कोई ये जीनोसाइड नहीं है। उसको इससे भी प्रॉब्लम है कि इसको जीनोसाइड भी क्यों बोल रहे हो आप इसको कुछ और बोल सकते हो। आप टर्की ने एक अलग नाम भी निकाल रखा है, वो वहां की लैंग्वेज है, मैंने आपको लिखा नहीं वरना आप ओके परेशान हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो बच्चों टर्की को इससे भी प्रॉब्लम है कि जीनोसाइड तो आप सर पहले बोलो ही मत, पहले तो आपने किया नहीं है, और दूसरी बात आपको जीनोसाइड मत बोलो, जीनोसाइड का मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, वो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्लियरली बच्चों टर्की भी जो है अपने यहाँ पे पीछा छुड़ा रहा है यहाँ से। टर्की में बच्चों जो एक्टिविस्ट हैं, जो बेचारे अच्छे लोग हैं, जो सच का साथ देते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिबरल्स हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा बोला तो उनको जो है वायलेंस फेस करना पड़ा, अरेस्ट कर लिया गया उनको, और या कईयों को मार भी दिया गया। तो मतलब पूरी जो है कहानी में झोलमोल आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो बच्चों अब तक 32 कंट्रीज दुनिया के इसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करते हैं कि अर्मेनिया जेनोसाइड जो है सही में हुआ था, और टर्की की जो सरकार थी उस समय उसका सीधा सीधा हाथ है। 32 देश दुनिया के अब तक इसको मान चुके हैं, अपना थप्पा यहाँ पे लगा चुके हैं। इंडिया की बात हम कर लेते हैं। तो बच्चों इंडिया ने जो है ऑफिशियली इसको नहीं रिकॉग्नाइज किया है। आपको पता है इंडिया थोड़ा न्यूट्रली रहता है, इंडिया का स्टांस जो है न्यूट्रली रहता है इस तरह के डिसीजंस में। तो इंडिया ने बच्चों कोई इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला है, साइलेंट इंडिया इस पे। तो इंडिया ने नहीं किया है कि ऐसा कोई जीनोसाइड हुआ था, उसके हिसाब से न्यूट्रल है वो। ऑब्वियसली हमने इसलिए किया क्योंकि जो है टर्की से रिलेशन हमारे जो है बेहतर से बेहतर बने रहे, समझो। लेकिन रिमेनिंग कंट्रीज है उन्होंने जरूर बच्चों इंक्लूडिंग ओके इंडिया, तो सिर्फ 32 कंट्री है जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है, समझ गए आप लोग, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे मूवमेंट भी चल रहा है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि टर्की को ईयू से निकालो, और ईयू से जब तभी उसमें यूरोपियन यूनियन में तभी हम उसको लेंगे जब जो है टर्की मान लेगा कि हाँ भाई उसने जीनोसाइड किया है और जो है वॉर क्राइम्स किए हैं, और उसका हर्जाना या जो भी है माफी मांगे, या जो भी उसका रेपरेशंस है वो पे करेगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह की पिक्चर है आपको दिखती होगी। तो बच्चों ये इशू है आर्मेनियन जीनोसाइड का, और ये अभी बच्चों और इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई चल रही है अभी, ठीक है। तो इस लड़ाई की कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से होती है, वर्ल्ड वॉर 1 से। So guys, any problem, please write in the comment box. Okay, please write in the comment box. Okay, so guys, next जो है करतारपुर कॉरिडोर है आपके लिए, करतारपुर कॉरिडोर बात करेंगे। Any problem? तो प्लीज राइट इन कमेंट्स। नहीं यार, बॉटनी में नहीं पढ़ा था। थैंक यू शिखा। ओके, सेम होता है स्टेट पीएससीएस, ऑलमोस्ट 70-80% सेम होता है ना, 20-30% आपको स्टेट का भरना पड़ता है, बाकी इट्स सेम। खलीफ सिस्टम क्या है यार, इसको पढ़ाने में पूरा 1-2 घंटे लग जाएंगे। ओके, ये एक अलग सिस्टम है, खलीफा सिस्टम जो है अलग है, तो काफी बड़ी चीज है वो, ठीक है। ये चालू हुआ था मोहम्मद साहब जो है आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जो यू नो द हार्बर ऑफ द इस्लाम रिलीजन, ही केम इनटू ओके आफ्टर हिज द खलीफा सिस्टम जो है आपके चालू हुआ था, जिसमें कि जो है सक्सेसर था जो पूरे इस्लाम वर्ल्ड का, मुस्लिम वर्ल्ड का, वो एक हुआ करता था, एंड ही वाज द यू नो किंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बातें हैं। तो बच्चों जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है आज मुस्लिम्स में, शिया और सुन्नी में जो है मुस्लिम्स यू नो डिवाइडेड है, 90% शिया सुन्नी है, 10% शिया है। तो ये भी बच्चों जो है खलीफा को लेके बात हुई थी, जब मोहम्मद साहब चले गए थे तो उनके बाद सक्सेसर कौन होगा इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। ओके, तो आधे ग्रुप जो बोलने लगे कि नहीं, जो उनका दामाद है यानी कि अली जो है, ओके, तो अली जो है वो रहेंगे प्रॉफिट। ओके, आधे लोग बोले नहीं, अबू बकर जो है वो रहेंगे नेक्स्ट, सॉरी नॉट प्रॉफिट, ओके, खलीफ। ओके, सो अबू बकर जो सुन्नी वाला जो ग्रुप था उन्होंने बोला नहीं कि जो है अबू बकर रहेंगे खलीफ, जो है नेक्स्ट जो है सक्सेसर बनेंगे जो। तो फाइनली बच्चों जो अली वाले थे वो शिया बन गए, और जिन्होंने जो सुन्नी थे जो कि अबू बकर को सपोर्ट कर रहे थे वो सुन्नी बने, और वाकई जो फर्स्ट खलीफा थे तो अबू बकर ही थे। वैसे जो है खलीफा सिस्टम का शुरुआत होती है, ठीक है। सो ये बात है। सो बच्चों करतारपुर गुरुद्वारे के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, करतारपुर गुरुद्वारे की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द करतारपुर गुरुद्वारे साहिब? चॉइस इंडिया ऑब्वियसली वाज नॉट ऑलवेज ओके लाइक दिस, इट व्हाट वी सी इट टुडे। पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे पार्ट थे, उससे पहले तो अखंड भारत में तो सब कुछ इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन गाइस अंग्रेज गए और जो है हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर गए, ठीक है, 2 नहीं 3 टुकड़े, बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान। बच्चों ये जो है रेड क्लिफ साहब थे, इन्होंने भारत का ये बॉर्डर बनाया था, ठीक है। जो भारत का बॉर्डर है रेड क्लिफ साहब ने जो है बनाया था, ये वाला लाइन जो खींची थी बेसिकली ये रेड क्लिफ साहब ने खींची थी, आपको सबको पता ही होगा। बच्चों रेड क्लिफ साहब ने लाइन तो खींच दी बच्चों, लेकिन रेड क्लिफ साहब जो है अपने कमरे से, ल्यूटेंस दिल्ली के आरामदेह कमरे से बाहर कभी नहीं गए, और उन्होंने घर में बैठे बैठे ही अपने जो है मैप वैप मंगा लिए बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक, उस समय के हिसाब से जो थे जीपीएस वीपीएस तो था नहीं, नॉर्मल जो भी लेटेस्ट उससे कार्टोग्राफर बन गए वो, और घर पे बैठे बैठे उन्होंने जो नक्शा बना दिया भारत और पाकिस्तान का। इसका बच्चों अंजाम ये हुआ कि कहीं गाँव के बीच में से ही बच्चों बॉर्डर निकल रहा है, ठीक है, कहीं घर के बीच में से ही बॉर्डर निकल रहा है, आधा घर जो है पाकिस्तान में है, आधा घर जो है हिंदुस्तान में रह गया। ऑलराइट, तो ऐसे बच्चों कई इंसिडेंसेस हो गए, वो क्योंकि ग्राउंड विजिट्स उन्होंने करी नहीं, जब मौका वारदात पे वो गए नहीं, ठीक है, वहां जाके उन्होंने कुछ देखा नहीं, तो ऐसे उन्होंने जो आर्बिट्री लाइन खींच दी, लो चलो भाई छोड़ के जाना है, अब जल्दी से बंटवारा करके घर जाना है अपने, हो गए, ये बात थी। तो बच्चों ऐसे ही एक एग्जाम्पल है करतारपुर साहिब, ठीक है। करतारपुर साहिब बच्चों लास्ट रेस्टिंग प्लेस है ना, ओके, जो गुरु थे सिखिज्म के, जो गुरु नानक जो फाउंडर ही कहते हैं सिखिज्म के, बच्चों गुरु नानक के जो है ये लास्ट रेस्टिंग प्लेस थी बच्चों, जिंदगी के 14 साल, 14 साल बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ओके, सो गाइस जिंदगी के लास्ट 14 साल उन्होंने करतारपुर साहिब में ही बिताए, ठीक है। और तो और बच्चों यहाँ से ओके व्हेन ए सोल असेंडेड टू द हेवेंस, तो वो भी जो है यहीं पे हुआ था, करतारपुर में ही हुआ था। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है यार, करतारपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है, रिलीजन जो है अपना सिखिज्म जो रिलीजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है। ओके, गुरु गोविंद सिंह यहाँ रहे इतने टाइम, और फिर यहीं पे जो है उनको जो है आपके मुक्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो वजह इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब ये हो गया कि ये चला गया पाकिस्तान के अंदर,
ठीक है, ये चला गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बच्चों बॉर्डर जो है बीच में से बना दिया रेड क्लिफ ने क्या करा, बॉर्डर जो है बीच में से बना दिया, तो हिंदुस्तान तो इधर रह गया, सिखों को बोल दिया कि तुम तो इंडिया में जाओ, और करतारपुर रह गया वहां पे। अब गई यहाँ पे दिक्कत हो रही थी शुरू से कि जो सिख लोग हैं वो करतारपुर नहीं जा पाते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे। बॉर्डर के इस पार डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा तक ही वो जाते थे, क्योंकि इंडिया में है, और ये करतारपुर रह गया था पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के नरोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भारत के पंजाब स्टेट के अंदर डेरा नानक बाबा है। तो बच्चों यहां से वो लोग जाके बायनोकुलर से देखते थे, और वहीं से वो दर्शन वर्शन करके हाथ जोड़ के अपने जो है काम करते थे। इच्छा तो होती थी लेकिन जा नहीं सकते, पाकिस्तान है उधर। ठीक है, तो गाइस अब इसको एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं मैं भारत और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप के लिए, एक गुड जेस्चर के लिए। एक बच्चों कॉरिडोर बनाया गया कि 2 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा, जिसमें आराम से कोई वीजा की जरूरत नहीं है, आराम से एक आईडी प्रूफ के साथ आदमी जो है भारत से जा सकता है आपके करतारपुर, और वहां पे दर्शन करके वो आ सकता है, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। ऑलराइट, सो ये बच्चों करतारपुर साहिब कॉरिडोर का है। बच्चों रावी नदी के उस पार है, ये एक सवाल आ सकता है कि कौन सी नदी पड़ती है जब आप करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाओगे, तो कौन सी नदी पड़ेगी, सतलुज, रावी, ब्यास, केना, चेनाब। तो बच्चों रावी नदी को क्रॉस करके 2 किलोमीटर उधर जो है जा सकते हो, पाकिस्तान ने ये सुविधा दे दी। ठीक है, तो गाइस इसमें पाकिस्तान ने पहले बच्चों फीस भी लगा दी थी कि कुछ डॉलर जो है $10 को देनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान को बहुत जो है सुनाया गया इस बारे में कि यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या पैसे ले रहे हो, मतलब आप इस चीज के भी। तो पाकिस्तान को समझ गया, पाकिस्तान ने जो है पैसे लेना, फीस का जो है सिस्टम हटा दिया। ठीक है, लेकिन गाइस अभी जो है दोबारा ये न्यूज में था, ये बच्चों न्यूज में भी रहता ही है, और ये जो है अभी फिर भी ये भी न्यूज में था कि बंद हो गया, अभी इसमें कोविड हो गया तो फिर बंद हो गया इंटरनेशनल जो भी है आना जाना, तो उसको थोड़ी देर के लिए बैन भी कर दिया गया है। लेकिन बच्चों अभी जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहां पे जो गवर्नमेंट तो खैर है नहीं, मिलिट्री है जो पीछे असली जो पाकिस्तान में चला रही है पाकिस्तान को। ऑलराइट, तो बच्चों उसने जो है आपके सिख बॉडी जो उसको गवर्न करती थी अभी तक गुरुद्वारा को, उसको है छीन लिया है उससे जो है, और एक नॉन सिख बॉडी को वहां का एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये इसको कंडेम किया है, इंडिया ने कंडेम किया, इसकी जो है आलोचना करी कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एक यार गुरुद्वारा एक रिलीजियस प्लेस है, वो उसको जो चलाने का जो हक है वो भी उन लोगों को ही होना चाहिए। हमारे पे तो आर्टिकल हमने तो 29 और 30 तो हमने तो संविधान में लिख दी है बात, तो वो तो उनसे मत छीनो। लेकिन जो पाकिस्तान ने ये छीन लिया और एक नॉन सिख बॉडी को, एक ट्रस्ट को ये राइट्स दे दिए मैनेज करने के। ठीक है, तो ये न्यूज में था। एनीवेज बच्चों न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है करतारपुर साहिब, ये है करतारपुर, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, आप इसकी फोटोज भी देख सकते हो गूगल करके। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो बच्चों करतारपुर जो है आपके नरोरा डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में, रावी नदी को पार करके जाना पड़ेगा। ऑलराइट, डेरा बाबा नानक श्राइन है। ओके, तो करतारपुर को बच्चों फाइनली 2019 में खोल दिया गया था, दोनों साइड ने एग्री कर लिया आपके लिए, और अभी जो है फिलहाल पेंडेमिक की वजह से ये बंद है। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से इट इज क्लोज्ड। तो बच्चों टेलीग्राम का लिंक कोई डाल दो यार। ओके, तो गाइस मैं मैसेज भेजता हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी पे या किसी भी ग्रुप में, तो आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट टेलीग्राम पे आ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स क्रैक यूपीएससी उन पे तो आप होगे, बाकी प्लीज इट विल बी ग्रेट इफ समबडी कैन शेयर। बहुत कुछ पूछा जा सकता है टर्की के वॉर से, बच्चों पूछा नहीं जा सकता, आप यार उसको लिखा करो। आपको ये नहीं समझ आता बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पास करना, सबसे पहले तो आप ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करो, आप प्रीलिम मेंस के हिसाब से तैयारी करो, और मेंस में हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी लिख सकते हो आप टर्की के एग्जाम्पल को, ऐसे में लिख सकते हो, आगे से पूछेगा नहीं, वहां पे कोई लिखना पड़ता है आगे से। एथिक्स में लिख सकते हो, इंटरनेशनल एथिक्स में लिख सकते हो, आप कई जगह लिख सकते हो। ऑलराइट, पूछा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट आ जाए तो उस पर भी लिखना ही है। ओके, सो गाइस टेलीग्राम पे बच्चों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सारी पीडीएफ मिलती है मेरी क्लास की, यूट्यूब की सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो उसको। इंस्टाग्राम पे भी आप जो है मुझसे बातचीत कर सकते हो अगर आपको बात करनी है तो। गाइस म्यांमार के बच्चों सिटीजनशिप लॉ के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो म्यांमार में गाइस अभी वैसे भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, म्यांमार में जो है मिलिट्री कू हो गया है, कैसे तैसे 50-60 साल बाद तो वहां पे मिलिट्री का शासन खत्म करके 2015 के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार आई थी। ऑंग सू की जो है नोबेल लॉरिएट है, वहां की जो है लीडर बनी थी, वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ओके, जो है सरकार चला रही थी, लेकिन बच्चों दोबारा वो भारी, उनकी गलती ये हो गई कि वो बहुत भारी लैंड स्लाइड विक्ट्री से जीत गई 2019-20 के चुनावों में।
तो मिलिट्री को लगा कि यार उनका पावर जो है कम हो जाएगा देश में, तो मिलिट्री ने फर्जी बता दिया कि इलेक्शन जो है वो सारे फर्जी हैं, रिजल्ट सारे फर्जी हैं, और उनको हटा दिया पावर से, और मिलिट्री ने दोबारा जो है म्यांमार में कब्जा कर लिया है। तो बच्चों इंडिया की हालत जो आ गए है जो है सही नहीं होने वाली है। एक तरफ जो है इधर कू हो रहे हैं मिलिट्री, पाकिस्तान में तो ओके कू चल ही रहा है, आपके पीछे छुप के चल रहा है कू, ओके वहां पे मिलिट्री चलाती है देश को, तभी जो है कोई पाकिस्तान अपनी बात पे टिक नहीं पाता, क्योंकि बात तो करने आते हैं इमरान खान, लेकिन काम जो पीछे करती है वो मिलिट्री करती है, इसलिए जो है पाकिस्तान को भरोसा नहीं है। तालिबान का आपको पता ही है, रोज आए दिन जो है अखबार में खबर आई रही है। तो बच्चों फ्यूचर इंडिया का थोड़ा सही नहीं है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है ड्रग के लिए, कई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, IMT है, इंडिया म्यांमार ट्रायलैटरल, थाईलैंड ट्रायलैटरल हाईवे है, BBIN प्रोजेक्ट है, बिम्स्टेक पे सवाल आ सकता है, सागर इनिशिएटिव पे आ सकता है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी वो। तो बच्चों इन सब पे तैयार रहिए सवालों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो पर्सनल मैसेजेस यहाँ ना करें, मेरे को खुद करें, क्योंकि यहाँ बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे पर्सनल क्वेरीज में ले नहीं सकता ज्यादा। तो बच्चों ये आपके एक रोहिंग्या का इशू आपको पता ही है बच्चों, हाईली परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, दुनिया की सबसे ज्यादा परसिक्यूटी है, स्टेटलेस पीपल है, म्यांमार में रहते हैं ये लोग, मुस्लिम्स हैं, बंगाली मुस्लिम हैं, अंग्रेज इनको ले गए वहां पे काम कराने के लिए, ओके तब तो अंग्रेजों का था बर्मा, तो वो ले जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो ले गए इनको, तो वहीं बस गए, तो वहीं रहते हैं। तो बताओ इनके क्या गलती है, इनकी क्या गलती है। अब बच्चों म्यांमार में वहां पे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे आजाद हो गया म्यांमार, तो म्यांमार ने इनको बोला अब तुम जाओ। तो ऐसा थोड़ी होता कि वो कोई आपके रह रहा है 150 साल से और आप वो एकदम से कह दो जाओ। तो जो म्यांमार का जो नेशनल सिटीजनशिप लॉ है, जैसे हमारा है 52-55 का, ओके वो वाला जो है, ऐसी तरह से म्यांमार में भी लॉ है सेंट्रल सिटीजनशिप के लिए, बच्चों क्लियरली रिजेक्ट कर देता है इनको, ये बोलता है ये आपके हमारे सिटीजन है ही नहीं, क्लियरली मना कर दिया है उन्होंने कि हमारे सिटीजन है ही नहीं। तो जो ये म्यांमार का अगर मैप अगर मैं आपके लिए बनाऊं, तो ये वाला जो इलाका है रैंकाइन प्रोविंस कहलाता है, यहीं पे कालादान प्रोजेक्ट हम ही बना रहे हैं। तो जो यहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं बच्चों, मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, तो इनको मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, गोलियों से इनके गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, ओके वहां की मिलिट्री कर रही है काम ये, ओके तो वहां पे भी मिलिट्री का जो है स्ट्रांग होल्ड है। डेमोक्रेटिक सरकार होने के बाद भी जो है मिलिट्री ने जब डेमोक्रेसी को सरेंडर किया पावर्स, तो उन्होंने मेजर चीजें जैसे फॉरेन रिलेशंस हो गए, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, वो मिलिट्री के पास ही है, तो उन्होंने अत्याचार कर रहे हैं वो, और खुला बोल रहे हैं वहां के जनरल जो है आर्मी चीफ बोल रहे हैं, ओके मिन आंग की हैड सेड दैट द इशू ऑफ द सिटीजन रोहिंग्या इस हमारा डोमेस्टिक मैटर है, ये इसमें कोई हमें परेशान ना करे। तो डोमेस्टिक मैटर है, तो बच्चों ने तो मना कर दिया कि हम तो सिटीजन मानते ही नहीं है, बंगालियों को और रोहिंग्या को हम हमारे देश के सिटीजन मानते ही नहीं है। सिर्फ सिटीजनशिप लॉ में 135 इंडिजिनस एथनिक्स ग्रुप्स हैं, सिर्फ 135 समुदाय हैं, वही म्यांमार के निवासी हैं, वही म्यांमार में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके अलावा कोई भी जो है म्यांमार का नहीं है, बस अब जाओ यहाँ से। तो वहां पे बोल दिया, तो जा रहे हैं, वजह परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, अब आप जा रहे हैं तो कहीं आएंगे ही, तो इंडिया में भी आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम इनलीगल माइग्रेंट्स का इंडिया में बढ़ रहा है। तो रोहिंग्या इशू में आपको पहले डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो ज्यादा इसको अभी कवर करने का मतलब नहीं है। ऑलराइट, दिस इज द थिंग बच्चों। मिशन सागर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी हमारे जो है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है सागर इनिशिएटिव, ओके सागर इनिशिएटिव बच्चों आपके एक तरह से बात करेंगे हम उस बारे में, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर, ओके दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ओके इन द रीजन। जो इंडियन ओशन में है, भारत एक सुपर पावर जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, ये है सागर मिशन। सागर मिशन में बच्चों हमने कोविड के टाइम पे काफी मदद पहुंचाई, ओके जो गरीब देश हैं, ओके तो इंडियन नेवल शिप जो है, ओके INS ऐरावत ने बच्चों सूडान, डिजिबूती, एट्रिया, ओके साउथ सूडान और मेन जो सूडान है वहां पे जो है मदद पहुंचाई है आपके लिए, फूड जो है डिलीवर किया है अंडर द सागर मिशन, ठीक है। इससे पहले ये बच्चों हमारी जो है केसरी जो नेवल शिप थी, उसने जो है फूड आइटम्स और मेडिकल असिस्टेंस लेके गई आपके लिए, वो कई सारे इंडियन ओशन के देशों के अंदर, ओके जैसे कि मालदीव्स हो गया, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सिचल्स में, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों रिक्वेस्ट करी और इंडिया ने बिल्कुल इनकी रिक्वेस्ट मानी, और जो है इनके पद को जो है कोविड पेंडेमिक में खाना, डॉक्टर्स, दवाइयां सब कुछ है बच्चों। हाइड्रोक्लोरोक्विन भी हमने कह दिया यूएसए को, यूएसए ने हमसे मांग लिया, ट्रम्प ने धमकी दे दी कि हमको सारी जितनी भी है सब पहुंचा दो हाइड्रोक्लोरोक्विन, हमारे ज्यादा हो रहा है कोरोना। तो इंडिया ने मना कर दिया कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, हम पहले हमारे खुद की डिमांड पूरी करेंगे, फिर नेबर्स को देखेंगे और फिर आप बचेगी तो आपको देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों बात है। तो गाइस सागर इनिशिएटिव गाइस बेसिकली इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है, ओके
टू चाइना, आपको पता है बच्चों यहाँ पे जो है अपने पंख फैला रहा है। चाइना इज एक्सपेंडिंग इट्स फ्लेक्सेस इनटू द इंडियन ओशन। ऑल राइट, ठीक है। तो बच्चों ये इलाका है जो बच्चों ये इंडियन ओशन का इलाका है, ठीक है। यहाँ से आपका इक्वेटर जो है गुजरता है। तो बच्चों इंडियन ओशन के सारे जो ये लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल मतलब जिनका किनारा जो है टच होता है इंडियन ओशन से, पाक सब आ गए इसमें, ठीक है। ये सारे जो देश हैं बच्चों, यहाँ पे इंडिया जो है मदद करेगा इन देशों की, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एड इनको प्रदान करेगा। इनको कोई भी दिक्कत हो रही है उसमें इनका साथ देगा। ऑल राइट, कोई इनको परेशान कर रहा है तो भी इनका साथ देगा, जस्टिस का रोल प्ले करेगा। ऑल राइट, इनकी हेल्प करेगा, कोलैबोरेट करेगा। जो भी अगर मदद आगे से मांगे या इनको लगता है कि मदद चाहिए तो इंडिया इनको देगा। बेसिकली बच्चों इंडिया सागर मिशन के थ्रू, सागर इनिशिएटिव के थ्रू अपने एक रीजनल सुपर पावर बनना चाह रहा है, एक लीडर बनना चाह रहा है इंडियन ओशन का। ये स्पेशली चाइना के काउंटर में हम कर रहे हैं, क्योंकि चाइना बच्चों बढ़ते 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 अपना साउथ चाइना सी अपना छोड़ के अब दुनिया के वाटर्स में वो जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता भी होगा आए दिन बच्चों बे ऑफ बंगाल में जो है चाइनीज सबमरीन्स जो है, पनडुब्बियां हैं, वो घूमती रहती हैं, गश्त लगाती रहती हैं, हमें पता भी नहीं रहता। तो यहाँ पे बच्चों इंडिया अगर अपने ही बैक वाटर्स को संभाल नहीं पाया, अपने ही बैकयार्ड को संभाल नहीं पाया, तो फिर वो और क्या संभालेगा दुनिया में। तो बच्चों इसलिए सागर इनिशिएटिव गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। कोई भी क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन ओशन से रिलेटेड, इंडियन ओशन का कोई देश है उससे रिलेटेड, कोविड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर इस लाइन को आप जरूर लिखें, सागर इनिशिएटिव और जो उसमें जो है एफर्ट्स हो रहे हैं आपके लिए। तो ये बात है बच्चों, सागर इनिशिएटिव इज अ डोमिनेंस। आपको पता है बीआरआई को भी काउंटर करना है, बीआरआई के खिलाफ भी आप लिख सकते हो उसको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ भी इंडिया जो है सागर मिशन चला रहा है अपना, ठीक है। सो ये सारी बातें तो बच्चों लॉन्च हुआ था 2015 में, सागर अभी 2 भी हो गया, जिसमें कोविड में हमने एग्रेसिवली हेल्प किया, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन करेगा, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा, सारे देशों की नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखेगा, इंक्लूसिव, कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। ओके, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करो, किसी का रास्ता मत रोको, ठीक है। ये सारी बातें हैं आपके लिए, ठीक है बच्चों। कई सारी पॉलिसीज को ऑगमेंट करता है, कई सारी पॉलिसीज के साथ इन टैंडम जो है वर्क करके जो है आपके मिशन सागर जो बनाया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हमारी ये एनहांस करेगा, बूस्ट देगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहती है कि भाई ईस्ट एशिया के देशों से ज्यादा बेहतर संबंध बनाओ। ईस्ट एशिया में आपके साउथ ईस्ट एशिया के भी देश आ गए, साउथ ईस्ट एशिया के देश सारे जो है इंडियन ओशन से टच होते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये बूस्ट देगा। आपके प्रोजेक्ट सागरमाला को भी बच्चों बूस्ट देगा। प्रोजेक्ट सागरमाला कहता है 3 बातें हैं प्रोजेक्ट सागरमाला में। अच्छे पोर्ट्स बनाने हैं भारत में, ओके, बंदरगाह बनाने 24/7 वर्ल्ड क्लास, उसे कनेक्ट करना है इंटीरियर से, और कोस्टल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पोर्ट्स के आगे आजू बाजू में पूरा विकास होना चाहिए, ओके, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए जो है वहां की ग्रोथ और डेवलपमेंट में आसपास के सारे लोगों को फायदा मिले। ये प्रोजेक्ट आपके सागरमाला है। प्रोजेक्ट मौसम में बच्चों हम इंडिया जो है अफ्रीका से अपने रिलेशंस बेहतर करने की बात करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इसमें लीड करती है इसको। पुराने ट्रेड रूट्स जो हैं, जहाज हमारे ट्रेड होता था, अफ्रीका और भारत में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं ऐतिहासिक, उन सबको रिवैम्प करना है, रिवाइटलाइज करना है, ये बात करता है प्रोजेक्ट मौसम में विद द अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है। टोटली बच्चों जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है इंडिया इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, ये है सागर मिशन, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देना है। ब्लू इकोनॉमी बच्चों सब कुछ रिलेटेड टू द ओशंस, ट्रेड हो रहा है, समुद्र से माल आ रहा है, कंटेनर आ रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। समुद्र से कोई ऑयल गैस, कोई पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ओके निकल रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। मछली पकड़ रहे हो आप, ओके, खाना उसे खा रहे हैं, प्रोटीन, फूड सिक्योरिटी, सब ब्लू इकोनॉमी में आता है। रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे एवेन्यूज खुले हैं अब ओशंस के अंदर, ओके, मीथेन हाइड्रेट्स की आप बात कर सकते हो, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी, सब ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। बच्चों ब्लू इकोनॉमी पे बढ़िया 2 पेज जो है प्रिपेयर करके रखिए, ताकि जो है मेंस में आप आराम से इस पे कोई भी क्वेश्चन जो है लिख एड्रेस कर सकें और इसको अपने आंसर्स में भी यूज कर सके कहीं पे भी, ठीक है। सो दिस इज द सागर इनिशिएटिव, समझ गए आप। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को जो है हम एंड करते हैं, और आप जो है थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास एंड यू कैन ऑब्वियसली स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव एज वेल, जो है कि हमारे ऐप पे मैं जो है क्लास करवाता हूँ, ओके, प्रैक्टिस क्लास करवाते हैं गाइस। 35 से ज्यादा सवाल आए हैं
4 महीने मैंने सिक्योर प्रीलिम्स कराया, 5 बार मैंने खुद ने भी एग्जाम क्लियर किया है, आपको पता ही है, मैं कई बार आपको मार्कशीट्स वगैरह दिखाता रहता हूँ। ओके, तो मैंने आपको काफ़ी सारे जो है सवाल कराए थे सिक्योर प्रीलिम्स से, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पैरेलली। ऑलराइट, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास फ्री क्लास है, एक स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है इस क्लास को मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली अटेंड कर सकते हो 3 बजे। ओके, कोई कॉस्ट नहीं है। साथ साथ में कहीं हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरह से पढ़ना है। ओके, लाइव क्लासेस पढ़ने हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ, प्रॉपर तरह के नोट्स, सारा मटेरियल एक कंसोलिडेटेड वे में, सारे कोर्सेज हैं, तो सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, एवरी एजुकेटर, एवरी बैच, एवरीथिंग। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है, उसमें कुछ आपको और सुविधाएं मिलती है जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह। ठीक है, रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है। ओके, अनअकैडमी कॉम्बैट ही बच्चों आप दे सकते हो, देना चाहिए आपको। फ्री टेस्ट सीरीज है, इंडिया की लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है ये। ओके, हर संडे को 11 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कराता है। गाइस, करोड़ों के प्राइस यहाँ पे आपके लिए अनअकैडमी बांटता है, तो प्राइस बच्चों आपके लिए मनी नहीं है। ओके, आई डोंट थिंक दिस इज द प्राइस, आपके लिए प्राइस जो है वो आपकी रैंक है। यहाँ पे आपको लेवल पता चलेगा। इंडिया की बच्चों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, इट इज द लार्जेस्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो रैंक आपकी होगी वो आपकी एक्चुअल एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में टॉप 500 में आ रहे हो, टॉप टॉप में आ रहे हो, तो आप समझ जाओ कि बाकी जो आपके एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स उनसे आप काफी आगे हैं। तो जरूर गाइस दीजिए, ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो SID UPSC कोड से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस कोड से आपको लाइफ टाइम एंटरिंग और जो है ओके गाइडेंस का मेरा तरफ से वादा है आपको। मैं पर्सनली तौर पर वो गाइड और मेंटोर करूंगा ऑन पर्सनल फोन नंबर। ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेके आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो गाइस, कॉम्बो ही लेना जब भी लें। ओके, अभी ऑफर चल रहे हैं आपके। ओके, 3 नवंबर से जो है बैचेस भी चालू हो रहे हैं बहुत सारे, तो बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। ओके, टाइम टेबल पूरा बैच का एरा कौन पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में इंग्लिश में, पूरा इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है एक बैच के अंदर। ठीक है, तो 3 नवंबर से गाइस GS के बैचेस चालू हो रहे हैं। ओके, 3 नवंबर से GS के 2023 के बैचेस चालू हो रहे हैं। NCERT से लेके इसमें आपको IR YR एथिक्स वेथिक्स ऐसे वगैरह, ऐसे स्ट्रैटेजी सब कुछ जो है आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैचेस में पढ़ सकते हो। जो यही फर्क है यूट्यूब पे पढ़ने में। ओके, और जो है मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे बैचेस में, आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ओके, एनीवेज गाइस मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस कुछ खास लास्ट दिन बचे हैं। सब्सक्रिप्शन जो है खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर को। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, टारगेटिंग योर प्रीलिम्स जून 2022 के अंदर। तो यहाँ पे 38% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, बुक्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है आपको पूरा मिल रहा है। ओके, 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ये रहा। ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। जो लोग मेंस दे रहे हैं अभी, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, वो लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट जो प्रीलिम्स जिनका निकल रहा है, वरना 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट 1 ईयर का आप लें, और बच्चों 1 ईयर का आप लेते हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा। तो ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसके ऊपर और 10% आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये कॉम्बो की प्राइस है, ऑप्शनल भी आ गया इसमें और GS भी आ गई। ठीक है, प्लस कॉम्बो है, आइकॉनिक कॉम्बो है, यूज कीजिएगा SID UPSC, बी अ पार्ट ऑफ टीम SID UPSC एंड आई कैन बेट यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटरिंग एंड गाइडेंस अवेलेबल। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बच्चों रेज योर हैंड इनिशिएटिव अनअकैडमी ने एक और निकाला है, जहाँ पे आप लाइव क्लास में, प्लस की क्लास पे एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई भी डाउट है सीधा आप जो है, जैसे कि नॉर्मल में ऑफलाइन क्लास में हम बात करते हैं, उस तरह से जो है आप बात कर सकते हो। सो रेज योर हैंड इनिशिएटिव में जो है आप पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस आपके सब्सक्रिप्शन प्लान है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। गाइस गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। ओके, गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो एंड यूज द कोड SID UPSC। ओके, इस कोड से जो है आपको मैंने एक मैक्सिमम जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी तरफ से गाइडेंस भी मिल जाएगा। लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नीचे ही लिंक है लोन का, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लोन विल प्रोसेस। और SID UPSC कोड यूज कीजिए, आप जो है सारे फायदे आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइस इसी के साथ जो है आपसे इजाजत लेना चाहेंगे अब। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना बहुत बहुत। ओके, और जो है मिलते रहेंगे अपन, मिलते हैं दोबारा फिर, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।